वेलकम टू स्मार्ट जीके टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर यानी जल से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो यूपी के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग 1 महीने का टारगेट रखे हैं। उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, डेली हमारा वीडियो आपको मिलता है। डेली शाम में 5 बजे केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिलता है। उससे पहले मैथ का मॉर्निंग में आपको मिल जाता है, कुछ दिन में फिजिक्स का भी मिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे हैं वीडियो तो डालते हैं, फ्रेंड्स देख तो लेते हैं काफ़ी लोग, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं करते। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है हम कहें कि लाइक ही करो आप। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक करें, वरना अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को और अच्छा से सुधारने की कोशिश की जाएगी और अच्छे से वीडियो आपको अगर और डीपली चाहिए तो और डीपली चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगले जुलाई, नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है जुलाई, उसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 19 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे हम लोगों ने जो भी चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। जैसे कि हम जो मेन चीज़ें हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी कोर्स ख़त्म कर दें नेक्स्ट मंथ तक लगभग। और कुछ दिन जैसे बचते हैं उस दिन में हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा के हम देखेंगे कि जितने आप लोगों ने अभी तक तैयारी करी थी, ठीक है, उसमें से आप कितना क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। ठीक है, मॉडल पेपर लगा के, टेस्ट पेपर लगा के देखेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में जिस पैटर्न पे जैसे एग्जाम होता है वैसे हमारे पास एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, ऐप भी अवेलेबल है। उस ऐप को हम बता देंगे आगे जब टेस्ट कराना होगा। उस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आप एग्जाम देके अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि हम कितना प्रिपेयर्ड हुए हैं। ठीक है, एग्जाम देने के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों को देख के हम वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो ज़रूर आप कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे और हम इसी तरह के और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे और अच्छे कंटेंट देंगे ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए और आपके अच्छे ब्रांचेज मिल जाएं, आपके अच्छे कॉलेज मिल जाएं, जो टॉप 10 कॉलेज हैं जहां से कैंपस होता है, जहां से कंपनियां, अच्छी कंपनियां आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हम तो लगे ही हैं कंटिन्यू, आपको भी कंटिन्यू लगना पड़ेगा। जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप पूरे वीडियो देखें, और अगर आप पूरे वीडियो देखते गए लास्ट में आप पाएंगे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन पहले से बेटर करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो सही लगता है, वीडियो यूजफुल लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपका कुछ हेल्प कर रहा है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, तो इसको और फ्रेंडों तक भी शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स अभी 10th पास करके आए हुए हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटर पास कर चुके हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सारे लोगों को शेयर कर दें। और शेयर करने के बाद बता दें कि तैयारी हो रही है और आप कंटिन्यू लगे रहें, तभी आप जब हम टेस्ट कराएंगे तभी आप क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि आप कंसेप्ट जब से समझे नहीं रहेंगे तो आपके पास रटाया तो आप कुछ PDF पढ़ के और कुछ क्या मार्केट से कुछ बुक लाकर और कुछ चीज़ों को पढ़ के आप चले जाएंगे, तो उन चीज़ों से काम नहीं बनने वाला है। इसलिए काम नहीं बनने वाला है क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पॉलिटेक्निक की सीटें घटा दी हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों की सीटें घटा दी हैं। तो सीटें घटा दी गई हैं तो कॉलेज को क्या है, कंपटीशन और बढ़ जाएगा कॉलेज चूज करने में। तो जो आप कम मार्क्स ला के अच्छे कॉलेज ले सकते थे, वो कम मार्क्स ला के अच्छे कॉलेज नहीं ले सकते। आपको अच्छे कॉलेज लाने के लिए और अच्छा मार्क गेन करना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप कंपटीशन में औरों से आगे निकल पाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कंसेप्ट को क्लियर करिए, और कैसा भी आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, बेस कंप्लीट रहेगा, तो आपके सामने कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज का कौन सा टॉपिक रहने वाला है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वाटर यानी जल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आपके जो एग्जाम होने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस पता है कि 10th बेस्ड होता है। जितने भी 10th लेवल में टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक से
थोड़ा सा ब्रॉड करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटर के क्वेश्चन, इंटर बेस्ड के क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाते हैं, इंटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आपका जो एग्जाम का बेस्ड है वो हाई स्कूल बेस्ड है, और हाई स्कूल बेस्ड में जो टॉपिक आते हैं, जो सिलेबस है उसको थोड़ी सी ब्रॉड कर दी जाती है, नॉलेज आपकी चेक की जाती है कि आप कितना गहराई से पढ़ते हो और कितनी बारीकी से चीज़ों को पढ़ते हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमारे जो वीडियो है उसको अच्छे से फॉलो करें, आपको अच्छे से अच्छे ये टॉपिक और कंटेंट मिलेगा, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको, जो हमने कहा कि वीडियो को शेयर करना है, और देखने के बाद अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक का भी बटन है, उससे हमें पता चलेगा कि हमें इम्प्रूव और करनी चाहिए वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें रिस्पांस जरूर करें, वीडियो देने के बाद रिस्पांस दें, लाइक करके, डिसलाइक करके, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से आप कुछ ना कुछ जरूर चूज करें, आप वीडियो अगर देखते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हम आज बात कर रहे हैं जल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जल को जानने से पहले इससे हम जो पढ़ लेंगे, जो इसके जो मॉलिक्यूल जल मिलके बनते हैं जिस मॉलिक्यूल से, उसके बारे में हम थोड़ी सी पढ़ लेंगे। इसके बाद हम जल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे हम बात कर लें कि जल की कठोरता, हार्डनेस के बारे में आपसे पूछ लेता है, जल के और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे जल की हार्डनेस निकालना कैसे निकालते हैं, हार्डनेस, ठीक है, जल की कठोरता कैसे निकालते हैं, जल की यूनिट क्या होती है, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जल की जो मॉलिक्यूल मिलके बने होते हैं, उन मॉलिक्यूल में उनके भार का क्या रेशियो रहता है, ठीक है, और उनके भार के साथ साथ उनके आयतन का क्या रेशियो रहता है। तो इन सारे चीज़ों को इस टॉपिक में, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले जल की बात करेंगे। तो जल में जो है, अगर जल का हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका होता है H2O, ठीक है फ्रेंड्स। H2O होता है रासायनिक सूत्र, जिसमें जल के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और ऑक्सीजन की बात करें O2O का, तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। यानी 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जल एक क्या है, जल एक कंपाउंड है, कंपाउंड हिंदी में बोले तो यौगिक है, ठीक है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि यौगिक और मिश्रण क्या होता है, यहाँ पे आप बस उतने जानिए जितना कि इसके लिए जरूरत है, ठीक है। तो जल एक क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड में ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलके एक मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। मिश्रण जिसमें क्या है, जो भी कंटेंट उसमें मिले हुए हैं, ठीक है, जो भी उसमें अणु परमाणु जो भी मिले हुए हैं मॉलिक्यूल, वो क्या है, निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो में मिले होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे बात कर लें कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल मिले हुए हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला हुआ है, ये दोनों मिलके क्या बना लिए, जल बना लिए। तो यहाँ पे क्या है, इन लोग का हाइड्रोजन का निश्चित है कि 2 ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रहेंगे, और ऑक्सीजन का भी निश्चित है कि 1 ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रहेगा। अगर यहाँ पे हम मॉलिक्यूल में चेंजिंग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जल नहीं बनेगा, ये दूसरा कोई कंपाउंड यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यौगिक उसी को कहते हैं, मिले हुए मॉलिक्यूल, मिले हुए जो परमाणु हैं वो निश्चित अनुपात में हों, 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक है। तो आई होप कि जल, ये थोड़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेंगे, और हाइड्रोजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और हाइड्रोजन की खोज किसने किया, और ये जल के साथ जल कैसे बनाता है, कैसे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करके जल बनाता है, इन सारी चीज़ों को आगे एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम आज के टॉपिक में जल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स हाइड्रोजन का, ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम बात करें सबसे पहले, तो जो हाइड्रोजन है आवर्त सारणी में कहाँ पे रखा गया है। जब हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ा रहे थे इससे पीछे, तो जो हाइड्रोजन था वो कहाँ रखा हुआ था, जो पीरियोडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके सबसे
टॉप में और हमारे लेफ्ट साइड में रखा हुआ था। बात करें तो पीरियोडिक टेबल का कुछ स्ट्रक्चर, तो इस हमारे लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में एक साइड में रखा हुआ था, ठीक है, जिसको किस ग्रुप में रखा गया था ये, तो ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप में रखा गया था। अगर हम यहाँ पे पीरियड की बात करें, आवर्त की बात करें तो पहले आवर्त में, यानी पहले आवर्त तो पहले ग्रुप में रखा गया था। अगर ब्लॉक की बात करें तो ये किस ब्लॉक में रखा गया था हाइड्रोजन, तो ये एस ब्लॉक में रखा गया था। कभी कभी फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन है कभी कभी ये पी ब्लॉक के साथ भी रखा जाता है। पी ब्लॉक में किसके साथ रखा जाता है, तो जो ग्रुप 17 है उसके साथ भी रखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो क्षारीय धातु होते हैं, जो प्रबल क्षारीय धातु जो कि एस ग्रुप के होते हैं, ठीक है, तो उनका साथ भी हाइड्रोजन क्या है, उनके साथ के भी गुण प्रदर्शित करता है। उसी तरह अगर हम 17वें ग्रुप पी ब्लॉक की बात करें, जो हैलोजन ग्रुप है, जैसे कि हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला बात करें जो कि हैलोजन ग्रुप है, उसके साथ भी ये समानता प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन। इसलिए इसको कभी हाइड्रोजन के साथ भी इसको रख दिया जाता है और कभी इसको जो एस ग्रुप है क्षारीय धातु के साथ भी इसको रख दिया जाता है, क्योंकि दोनों के साथ ये समानता प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस तरह से देख लिया हमने। अब हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की अगर हम इसकी बात करें कि रासायनिक चिन्ह क्या होता है, तो हाइड्रोजन की रासायनिक चिन्ह होता है H, ठीक है। आगे हम बात कर लें कि इसकी खोज करने वाले कौन थे, तो इसके खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैडविस। क्या नाम था, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या नाम था, हेनरी कैडविस। कब इन्होंने इन्वेंशन किया था, इसका खोज किया था, तो 1766 यानी 1766 ईस्वी में, ठीक है। आगे हम बात करें, इन्होंने तो खोज कर दिया हाइड्रोजन का, लेकिन इन्होंने नामकरण नहीं किया। इसके नामकरण करने वाले दूसरे साइंटिस्ट थे। दूसरे साइंटिस्ट का नाम बोले तो नामकरण करने वाले साइंटिस्ट थे लेवाजियर। इन्होंने इनका नामकरण कब किया, इन्हें बताया कब इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में, तो 1783 ईस्वी में, ठीक है। जैसे कि आप लेवाजियर के जानते हो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको कहा जाता है, तो लेवाजियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी रसायन विज्ञान का जनक की बात करें तो लेवाजियर को ही कहा जाता है। और लेवाजियर क्या है, हाइड्रोजन का नामकरण करने वाले भी है। हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि जो लेवाजियर थे हाइड्रोजन का तो इन्होंने नामकरण किया ही था, बताया ही था हाइड्रोजन के बारे में। और एक और तत्व था जिसके बारे में भी बताया था, तो एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बारे में भी इन्होंने बताया था। ऑक्सीजन का भी नामकरण लेवाजियर ही ने किए थे। तो ऑक्सीजन की तो बात अलग है, ऑक्सीजन हम अलग पढ़ेंगे, यहाँ पे ओनली हम हाइड्रोजन की डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम परमाणु क्रमांक की बात कर लें तो जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, हाइड्रोजन का वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि वो पहले आवर्त में और पहले ग्रुप का में रखा गया है। तो उसका अगर हम बात करें परमाणु संख्या का, तो परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, सेम होता है। उसी को परमाणु क्रमांक भी कह देंगे या परमाणु संख्या भी कह देंगे। अगर हम इसकी बात करें परमाणु द्रव्यमान की, एटॉमिक मास की बात करें, तो एटॉमिक मास कितना होता है, 1.008, यानी 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, ठीक है। आगे हम बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं कि इसमें कितने परमाणु संख्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 ही होता है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें इसमें तो 1s1 होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस तरह से आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा, 1s2, 1s3, इस तरह से ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का गलनांक। तो अगर हम केल्विन में बात करें हाइड्रोजन का गलनांक, तो केल्विन में होता है 13.999 केल्विन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सेंटीग्रेड में बात कर ले तो माइनस में 259.16 सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर यहीं पे हम क्वथनांक की बात कर लें तो क्वथनांक इसका होता है 20.39 केल्विन। और अगर यहीं पे हम बात कर लें इसकी सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में होता है 252.86 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन की तो बेसिक चीज़ें हो गया, ठीक है। अब हम आगे हाइड्रोजन की कुछ चीज़ों के बारे में आगे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स।
आगे पढ़ते हैं और हम हाइड्रोजन के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसे हम बात करें कि हाइड्रोजन को हमने तो ये बेसिक चीज़ों को देख लिया। अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल का सबसे प्रथम तत्व कौन सा है, प्रथम एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे उसका, हाइड्रोजन। तो आवर्त सारणी का सबसे प्रथम तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो भी ग्रीक भाषा के। तो हाइड्रोजन दो शब्दों के मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा, हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है फ्रेंड्स, और जेन्स। तो जो हाइड्रेट है इसका मतलब होता है जल, ठीक है, और प्लस जेन्स का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, यानी जल का निर्माण करने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। तो जल का निर्माण कौन करता है, तो जल का निर्माण करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। तो मुख्य भूमिका किसकी होती है, जल का होता है, क्योंकि जल के मॉलिक्यूल, जल में हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुख्य भूमिका किसकी होती है, हाइड्रोजन की। तो जल का निर्माण करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, और हाइड्रोजन जल का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात। अगर हम बात कर लें कि हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना की बात करें, परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं अभी तक, उसमें सबसे सरल किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो सबसे सरलतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सरलतम, सबसे सरलतम परमाणु संरचना अगर आपसे एग्जाम में पूछे किसका होता है, जितने भी एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स जो खोजे जा चुके हैं, किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का। और आगे हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो इसके हम समस्थानिकों के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है प्रोटियम, प्रोटियम। ठीक है फ्रेंड्स, पहला होता है प्रोटियम। इसकी अगर हम इसकी बात करें तो इसको 1H1 से लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटियम। अगर इसमें हम प्रोटॉन की बात करें तो 1 होता है, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 होता है, और अगर यहीं पे हम न्यूट्रॉन की बात करें तो 0 होता है। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जो प्रोटियम होता है जनरली उसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, जो हम जनरली हाइड्रोजन बोलते हैं वो क्या होता है, प्रोटियम होता है। जिसका अगर परमाणु स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो एलिमेंट्स खोजे गए हैं अब तक, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अनुपस्थित रहता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में अगर हम बात करें समस्थानिक में तो उसको प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। और प्रोटियम में क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या अनुपस्थित रहता है। अगले समस्थानिक की बात कर लेते हैं। अगला समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला होता है ड्यूटेरियम। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम प्रोटॉन की बात करें तो 1 होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 होता है, यहीं पे हम न्यूट्रॉन की बात करें तो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल एटॉमिक मास। ठीक है फ्रेंड्स, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है, अब एटॉमिक मास कितना निकल गया, एटॉमिक मास 2 निकल गया। ठीक है, जो कि ये ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो इसको आप ध्यान में रखना है आपको कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है 1 होता है किसमें, ड्यूटेरियम में, जो कि दूसरा समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, और जो दूसरा ये ड्यूटेरियम होता है इसको किस में यूज करते हैं, तो इसको हम भारी जल बनाने में यूज करते हैं। जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसको क्या किस में यूज करते हैं, भारी जल बनाने में, भारी जल बनाने में यूज करते हैं। भारी जल का अगर फार्मूला की बात करें तो D2O लिखा जाता है। ड्यूटेरियम को D से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे D2O भारी जल होता है। ठीक है, जो कि क्या किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ट्राइटियम। ठीक है,
ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम की हम बात करें तो ट्राइटियम को इस तरह से लिखा जाता है। इसमें हम प्रोटॉन की बात करें तो एक होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक होता है, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन दो होते हैं। ठीक है, अब जो ट्राइटियम होता है तो हाइड्रोजन में जो ट्राइटियम होता है एक किसके तरह बिहेव करता है, इसका अगर हम गुण की बात करें तो ये क्या करता है, रेडियो एक्टिव की तरह, रेडियो एक्टिव तत्व की तरह इसका गुण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव तत्व की तरह गुण होता है ट्राइटियम को। तो आप ध्यान में रखेंगे, एक बार थोड़ी सी रिपीट कर दूं, जो प्रोटियम होता है उसको जनरली हम हाइड्रोजन जो बोलते हैं जनरली वो होता है। अब इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अनुपस्थित रहता है। दूसरी समस्थानिक की बात करें ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन होता है एक होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसको ड्यूटेरियम को भारी जल बनाने में यूज किया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ होता है, जो रिएक्टर होते हैं वहाँ पे मंदक के रूप में किया जाता है। इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो D2O होता है। तीसरे अगर हम बात करें तीसरा ट्राइटियम का, तो ट्राइटियम का इसमें हम अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन दो होते हैं। अब जो ट्राइटियम होता है वो रेडियो एक्टिव तत्व की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जो कि रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि ट्राइटियम यानी तीसरा जो इसमें जो एलिमेंट्स बनता है, ठीक है, जो समस्थानिक है वो क्या है, रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे और बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम और आगे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन की और चीज़ों के बारे में कि और इससे आपके एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आपको पता है पीरियोडिक टेबल में क्या है, प्रबल क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। तो जो प्रबल क्षारीय धातुओं का जो गुण होता है कि वो क्या होते हैं, प्रबल अपचायक अभिकर्ता होते हैं। ठीक है, प्रबल अपचायक, ठीक है, प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक का मतलब कि वो क्या करते हैं, अगर कम सक्रिय धातु है उसको अधिक सक्रिय धातु क्या है, रिप्लेस करके वो अपना अलग यौगिक अलग कंपाउंड बना लेता है। उसी तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है, प्रबल अपचायक का काम करता है, प्रबल अपचायक अभिकर्मक का काम करता है। ये भी क्या करता है, ये भी अपचायित कर देता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर लें कि अगर यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड को धात्विक को अलग कर देता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर लें कि अगर हम यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की बात कर लें FeO4 प्लस, अगर हम हाइड्रोजन से क्रिया करा दें इसको, ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन से क्रिया करा दें तो ये क्या करता है, धातुओं को, ये जो धातु ऑक्साइड है इसको अपचायित करके धातु अलग कर देता है और ऑक्सीजन के साथ संयुक्त करके जल का निर्माण कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे Fe को अलग कर देगा और यहाँ पे जल का निर्माण कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होता है, समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। तो इसको संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे भी 4 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी 4 कर देते हैं, तो ये क्या है, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे 8 करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि H2O 8 हो रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, प्रबल अपचायक अभिकर्मक का कार्य करता है। वो क्या करता है, धातु ऑक्साइड से उसको अभिकर्मित कर देता है, अपचायित करके रिप्लेस करके ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल बना लेता है, जो कि आगे हम अभी जल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हम हाइड्रोजन की बात कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो फ्रेंड्स जैसे जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो धातु के साथ क्या बनाते हैं, धातु के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, हाइलाइड बनाते हैं, हाइलाइड। ठीक है, हाइलाइड बनाते हैं। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन भी क्या है, धातु के साथ, हाइड्रोजन भी धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ पे हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए बिहेव करता है
क्योंकि जो हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है अपने अंदर, और उसी तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की अपने अंदर क्षमता रखता है। अगर यह देता है तो ये फिर किसके तरह बिहेव करेगा, किसके तरह इसका गुण होंगे, तो ये क्षारीय धातुओं की तरह, एस ब्लॉक की तरह। अगर इलेक्ट्रॉन ये देता है किसी को तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, हैलोजन धातु यानी हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन 17वें ग्रुप के भांति। ठीक है, तो इस तरह से ये धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर यहीं पे बात करें धातु के साथ अगर हैलोजन वर्ग के तत्व करते हैं, क्रिया करते हैं तो हाइलाइट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर लें कि धातु अगर Na है यानी सोडियम है, अगर हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करा दे इसको तो क्या बन जाएगा यहाँ पे H2 और N2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Na यानी सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्राइड। तो इस तरह से ये हाइड्राइड बनाते हैं। आगे हम और इसमें बात करेंगे, हम आगे बात कर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें हम, ठीक है, पूरे अगर ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड में अगर परमाणु की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं, ठीक है, परमाणु, उसका 90% हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर द्रव्यमान की बात करें यहाँ पे द्रव्यमान का, तो पूरे यूनिवर्स में द्रव्यमान कितने हैं, 75% पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर यहीं पे हम और बात कर लें कि जो पृथ्वी पर हाइड्रोजन किस रूप में पाए जाते हैं, तो पृथ्वी पर हाइड्रोजन जल के रूप में पाया जाता है और हाइड्रोकार्बन के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जो ज़्यादातर हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो जल के रूप में। आपको पता है कि जल कितना पृथ्वी पर है, 71% जल है। ठीक है, तो जल के रूप में, और कुछ जो बच जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है उससे संयुक्त होते हैं हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे और इसमें कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो हाइड्रोजन के प्रमुख यौगिक के बारे में, जो हाइड्रोजन है उसके प्रमुख यौगिक, ठीक है, प्रमुख कंपाउंड। तो हाइड्रोजन के दो प्रमुख यहाँ पे कंपाउंड है। अगर हम पहले बात करें तो जल है, ठीक है, और दूसरी की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पे भारी जल, जिसको D2O कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये रासायनिक सूत्र हो गया। अगर जल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O होता है। तो इन दो चीज़ों के हमने हाइड्रोजन के बारे में तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को देख लिया। अब हम हाइड्रोजन के जो प्रमुख यौगिक हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हम उन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो हमें हाइड्रोजन के प्रमुख यौगिक में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो जल के बारे में पढ़ना है, जिसका अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O होता है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कंपाउंड कौन सा है, तो दूसरा है भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्पेशली यहाँ पे सबसे पहले जल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जल एक क्या है, जल एक यौगिक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जल एक कंपाउंड है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मिक्सचर में भी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे यौगिक की बात करें कंपाउंड का, तो कंपाउंड भी क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो जल एक क्या है, सबसे पहले तो ये यौगिक है। ठीक है, यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र हमने देख लिया। और यौगिक क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे जल बनाते हैं, ये जल बनाते हैं। अगर इनके मॉलिक्यूल में थोड़ा सा भी चेंजिंग करेंगे, अगर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हटा दिए हम, अगर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और हम यहीं पे बात कर लें कि जो हाइड्रोजन है, आपसे एग्जाम में यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर हम जल की बात कर लें कि जो H2O है जल, इसकी अगर हम पूछ लें कि इसमें इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी परमाणु भार है, परमाणु भार का अनुपात कितना है, परमाणु भार का हम अगर परमाणु भार का
अगर परमाणु भार का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए, अनुपात, ठीक है फ्रेंड्स, अनुपात, तो आप क्या बताएंगे? तो अनुपात की बात करें तो हम अगर हाइड्रोजन की परमाणु भार की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार तो एक ही होता है। अगर हम ऑक्सीजन की परमाणु भार की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। इसलिए अगर इसकी हम परमाणु भार है यानी द्रव्यमान संख्या की बात करें अनुपात का, तो 1:8 होता है, 1:8 होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अगर हम यहाँ पे पूछ लें दूसरे पॉइंट की कि अगर जल की आयतन का अनुपात पूछ ले, आयतन का अनुपात, जो जल में जो मॉलिक्यूल हैं उनके अगर आयतन का अनुपात पूछ ले तो आपको बताना होगा आयतन का अनुपात कितना होता है? 2:1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जल में जो मॉलिक्यूल हैं उनके अगर हम परमाणु भार का अनुपात आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1:8 है। अगर यहाँ पे जल का अगर आयतन का अनुपात पूछा जाए, जल में जो मॉलिक्यूल है उनके आयतन के अनुपात, तो 2:1 है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम यहाँ पे बात कर लें कि जो जल होता है, तीसरे पॉइंट का, जल वो क्या होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। 0 सेंटीग्रेड पे इसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। लेकिन जब भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होगा, क्या होगा? उसका घनत्व अधिकतम होगा। और आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है? आयतन न्यूनतम होता है, न्यूनतम, ठीक है। तो घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक होता है और आयतन न्यूनतम होगा, क्योंकि जो घनत्व होते हैं और आयतन होता है एक दूसरे के क्या होते हैं? ये विलोमानुपाती होता है, यानी आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? घटेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। इसलिए 4 सेंटीग्रेड पे घनत्व अधिक होता है तो आयतन कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे हम इसके और कुछ पॉइंट्स की बात कर लें जल के बारे में। तो जल के बारे में हम और चौथे पॉइंट्स की बात करें तो जल का क्वथनांक की हम बात करते हैं तो क्वथनांक होता है इसका 100 सेंटीग्रेड। क्वथनांक का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितने पे जल बॉयल होने लगता है। तो जब ही ये 100 सेंटीग्रेड पे जाता है जल बॉयल्ड होने लगता है, ठीक है। आगे हम बात कर लें इसमें कि जल का गलनांक की बात कर लें हम, गलनांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स, 0 सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम यहीं पे पूछ लें कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, पीएच वैल्यू कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है। अगर यहीं पे जो हम लोग जनरली यूज करते हैं ये क्या होता है? शुद्ध जल नहीं होता है, ये हल्का क्या होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के कुछ बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है, ठीक है फ्रेंड्स, अम्लीय होता है। इसलिए इसका अगर हम बात कर लें कि पीएच मान कितना होता है, तो जैसा पानी रहेगा उस हिसाब से इसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी, यानी 7 से लेस देन रहेगा, ठीक है फ्रेंड। 7 से क्या होगा? 7 से लेस देन होगा। जैसे कि हम बात कर लें 6.9 की बात कर लें, 6.95 की बात कर लें, तो इस तरह से 7 से लेस देन होता है पीएच वैल्यू। जो हम लोग यूज करते हैं पानी, जो पीने के, कपड़े धुलने के, जो जनरली यूज किया जाता है, वो होता है लगभग इतने पीएच वैल्यू का। वेरिएशन में रहता है, जैसा एरिया रहेगा, जहाँ ज़्यादा अगर इसमें जो कार्बोनेट और कैल्शियम ये घुले होंगे तो वो ज़्यादा क्या होगा? कठोर होगा, ज़्यादा अशुद्ध होगा, उसकी पीएच वैल्यू क्या है? और डाउन होती जाएगी। और जो ज़्यादा शुद्ध होगा, कम घुले होंगे, उसकी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, यानी 7 के नियर अबाउट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे और बात करते हैं। हमने यहाँ पे क्या बताया कि पीएच वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? जो उसमें अशुद्धियाँ घुली होती है, ठीक है, जो उसमें अशुद्धियाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम और सल्फर के जो घुले होते हैं, उसके क्या है? वो अशुद्धियाँ हैं,
वो जल को कठोर बनाते हैं, हार्डनेस बनाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उन चीज़ों को भी हम देखते हैं कि जो पीएच वैल्यू का वेरिएशन करते हैं, जो वेरी लाते हैं, वो चीज़ कौन कौन से हैं, और जल की कठोरता के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो पीएच वैल्यू है, अगर शुद्ध जल है और उसमें कोई सी कठोरता नहीं, कोई सी अशुद्धि नहीं है, ठीक है, तो उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। ठीक है, जो कि हम लोग शुद्ध जल पीने की यूज नहीं करते, क्योंकि हमें मिनरल रूप में हमारी बॉडी को कुछ चीज़ चाहिए। अगर हम उसको बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं, उसका पीएच वैल्यू 7 कर देते हैं, तो शुद्ध हो जाएगा। उसमें जितने मिनरल मिले होंगे जो हमें चाहिए, वो हमें पूरी तरीक़ा से नहीं मिल पाएगा, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसान होगा शुद्ध जल से। तो हम लोग शुद्ध जल प्योर नहीं पीते हैं। शुद्ध जल के जगह पे हम लोग जो नेचुरल तरीके से जल होता है, जो नेचुरली होता है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, वही पीते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, जिसमें क्या है, कुछ उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जैसे कैल्शियम की बात कर लें, मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं कि जल की कठोरता। तो कुछ अशुद्धियों के मिलने के कारण जो एक लिमिट तक मिला होता है, तो उसको तो हम लोग यूज कर लेते हैं कपड़े धुलने में, ठीक है, पीने में और वगैरह, खेत सिंचाई करने में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ज़्यादा अशुद्धियाँ उसमें मिल जाती है, तो ज़्यादा अशुद्धियाँ जल में मिलने के कारण क्या होता है, हमें कुछ प्रॉब्लम होने लगते हैं। जैसे कि कपड़े धुलने में क्या है, साबुन अच्छे से झाग नहीं देता है, कपड़े झाग नहीं देगा तो क्या होगा, कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे। और हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो पानी के गर्म करने पे बर्तनों पे क्या है, पपड़ी के रूप में आपके लेयर बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो उन सारे चीज़ों के जो कठोरता होती है, वो अगर हम बर्तन को गर्म करते हैं तो बर्तन में क्या होता है, पपड़ी जम जाते हैं। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, जल की हार्डनेस के कारण। तो वो ज़्यादा हार्डनेस हो जाती है। तो हम उस हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जल की जो कठोरता होती है, तो कठोरता 2 तरह की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जल की कठोरता, ठीक है, जल की कठोरता, तो कठोरता 2 तरह की होती है। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो पहला कौन सा होता है, पहला होता है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है स्थायी कठोरता, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे ये भी देख लिए कि कठोरता क्या होता है। तो कठोरता जैसे कि फ्रेंड्स, जो हम कपड़े धुलते हैं तो जो साबुन होता है वो झाग नहीं देता है, कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते हैं। अगर हम पानी को बर्तन में अपने गर्म करते हैं, बॉइल्ड करते हैं, तो बॉइल्ड करने के बाद क्या है, कुछ परत हमारे बर्तन में हम देखते हैं कि बॉइल्ड होने के बाद बर्तन में जो परत जम जाती है, वो क्या है, वो सब कठोरता के ही कारण होता है। ठीक है, तो कठोरता हमने देखा कि कठोरता 2 तरह का हो रहा है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। तो फ्रेंड्स, जो अस्थायी कठोरता होता है, अस्थायी कठोरता में क्या होता है, तो अस्थायी अगर हम यहाँ पे स्थायी कठोरता की बात करें तो स्थायी कठोरता में होता है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण। ठीक है, ये 2 इसमें लवण है, जिसके कारण अधिक मात्रा में जल में घुल जाने के कारण क्या होता है, अस्थायी कठोरता होता है, अस्थायी। और अगर स्थायी कठोरता की हम बात करें तो जो अस्थायी कठोरता है वो मैग्नीशियम, या तो हम सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के घुलने से, या फिर कैल्शियम सल्फाइड के घुलने से, या फिर मैग्नीशियम सल्फाइड के घुलने से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 2 चीज़ों से स्थायी कठोरता होता है, और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने से अस्थायी कठोरता होता है। ठीक है, इनके हम दूर करने के भी उपाय पूछेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम इनके दूर करने के उपाय भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। जनरली अगर हम बात करें अस्थायी कठोरता को, तो इसको उबाल कर दूर कर लिया जाता है, लेकिन उबाल कर तो दूर कर लिया जाता है, लेकिन जो स्थायी कठोरता है इसको उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है, केमिकल डालना पड़ता है, जिसके कारण क्या है, इसकी स्थायी कठोरता जल की दूर होती है। ठीक है, और स्थायी कठोरता की बात करें तो उबाल कर तो दूर किया ही जा सकता है, इसके अलावा इसमें भी केमिकल रिएक्शन करा के दूर किया जा सकता है। तो हम उन चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से इसके विधि हैं इसको अलग करने के लिए, इसकी स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जल की 2 तरह की कठोरता होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो हम यहाँ पे देखते हैं
कि उनको तो देख लिया, अब हम कठोरता को दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अस्थायी कठोरता को दूर करने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, जल को जो अस्थायी कठोरता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, सबसे पहले उसको हम उबाल के अलग कर देंगे। ठीक है, उबाल के ये अलग हो जाते हैं, यानी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जब हम इसको पानी में बॉइल्ड करेंगे तो जो पानी होगा वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा और उसको हम फिर से वाष्प को संघनित करके उसके हम जल के रूप में प्राप्त कर लेंगे, जो कि शुद्ध जल होगा। और जो इसमें जो कठोरता होंगी, जो अशुद्धियाँ मिली होंगी कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, वो क्या होगा, वो जल से पृथक होके लवण के रूप में नीचे बैठ जाएंगे, जिसे हम क्या करेंगे, छान के अलग कर देंगे या उस बर्तन से उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उबालकर पानी को शुद्ध किया जा सकता है अस्थायी कठोरता को। ठीक है, लेकिन हम और दूसरी विधि की बात करें तो दूसरा विधि आता है कि सोडियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट पानी में गुजार कर, पानी में प्रवाहित करके भी हम क्या कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि जल में घुला हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और अगर हम सोडियम कार्बोनेट उसमें प्रवाहित कर देते हैं तो जो कैल्शियम है वो क्या कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि एक लवण के रूप में जो रहता है उसको हम पानी से अलग कर सकते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है जो कि जल में ही रहता है, जो कि यह कठोरता का कारण नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे विक्षेपित होके बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और कार्बोनेट में चेंज होने के बाद ये क्या है, जल की कठोरता यहाँ पे दूर हो जाती है। ठीक है, उसी तरह अगर हम दूसरे विधि की बात करें, तीसरे विधि की, दूसरा विधि तो सोडियम कार्बोनेट द्वारा हो गया। अगर हम तीसरे विधि की बात करें तो क्लार्क विधि आती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लार्क विधि, तो क्लार्क विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जल है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं कि जल में जो चूने का पानी होता है उसको प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो चूने के पानी जैसे कि CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और जल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जिससे कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा कठोरता का कारण नहीं है, कठोरता का कोई लवण नहीं है ये, क्योंकि कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जल को कठोर करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कठोर नहीं करते हैं, ये जल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्लार्क विधि में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रवाहित करके इसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि क्लार्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है जल को शुद्धिकरण करने के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाता है, बुझे हुए चूने को, बुझे हुए चूनों को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह से हम आगे यहाँ पे मैग्नीशियम वाले में भी करते हैं, जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो कठोरता होती है उसमें भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित कर देते हैं, वहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है और जल का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण क्या है, जल की कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे स्थायी कठोरता को किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्योंकि जो स्थायी कठोरता होता है उसे हम बॉयल करके अलग नहीं कर सकते, उसमें हम केमिकल रिएक्शन ही करा के उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं जो स्थायी कठोरता होता है इसको दूर करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं कि जो स्थायी कठोरता है इसको उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, इसको केमिकल रिएक्शन करा के ही दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला विधि है स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जल होता है, जल में सोडियम कार्बोनेट प्रवाहित करके स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो हम जानते हैं कि जो स्थायी कठोरता होता है वो क्लोरीन और सिलिकेट के जो लवण मिले होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, उसके कारण क्या होता है, इसमें कठोरता आ जाती है। तो यहाँ पे हम जैसे बात कर लें कि कैल्शियम क्लोराइड है, जो कैल्शियम क्लोराइड जल में घुला हुआ है, जल में अगर हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का अगर प्रवाहित कर देते हैं तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और Na2 और Cl2 मिल के क्या बना लेते हैं, यहाँ पे NaCl यानी लवण बना लेते हैं, लवण। ठीक है, यानी NaCl को आप जानते हैं कि नमक भी कहते हैं इसको, तो ये लवण बना लेते हैं। ठीक है,
इस तरह से स्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट के प्रवाहित करने से खत्म हो जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर का। तो सेकेंड विधि है कैल्गन विधि, ठीक है। तो कैल्गन विधि है जिसमें क्या करते हैं, इस विधि में जल को प्रवाहित करके शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। एक कैल्गन विधि होता है जिसमें एक कैल्गन क्या होता है, पदार्थ होता है जिसमें जल को प्रवाहित करके शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम कैल्गन की अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला Na2 बड़े कोष्टक में Na4PO4 होल्ट बाई 6 होता है, ठीक है। लेकिन फार्मूला आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछता, आपको हिंदी में नाम दे देगा कि जो कैल्गन विधि में यूज किया जाता है जो रसायन पदार्थ का, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इस तरह से आपका पूछेगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं पूछेगा और इस तरह केमिकल फार्मूले नहीं पूछेंगे, आपसे हिंदी में इस तरह से पूछ लेगा कि कैल्गन विधि में होने वाले रसायन का क्या नाम है, तो उसको सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट भी कहते हैं, ठीक है। अगला है तीसरा नंबर परम्यूटेड विधि, ठीक है फ्रेंड्स। तो परम्यूटेड विधि में क्या करते हैं, परम्यूटेड विधि में यहाँ पे सोडियम जियोलाइट होता है, ठीक है। सोडियम जियोलाइट जिसको क्या बोलते हैं, जिसको परम्यूटेड विधि में जल को प्रवाहित करके सोडियम जियोलाइट के माध्यम से उसको शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ लेता है, या तो सोडियम जियोलाइट का क्या बोलते हैं, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म भी होता है इसका Na2Z, सोडियम जियोलाइट बोलते हैं। अगर इसकी पूरी अगर बात करें कि इसका केमिकल पूरी नेम क्या होता है, तो सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, सोडियम जियोलाइट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट इसका पूरा नाम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसको देख लिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो परम्यूटेड विधि होता है कौन सा रसायन यूज किया जाता है, या फिर आपका पूछ लेगा कि सोडियम जियोलाइट जो होता है उसको किस विधि में यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है। तो जल को शुद्धिकरण करने के लिए परम्यूटेड विधि में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम जियोलाइट, अगर और आपको दूसरा नाम दे दिया तो इसको सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर इसकी फार्मूला की बात करें तो फार्मूला इसका ये होता है Na2Al2Si2O8, ठीक है। फार्मूला आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको हिंदी में ही इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट डे अगर संडे की बात करें तो कल हम कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं, उस क्वेश्चन को सारे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछे जाने की संभावना है उनको हम वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से स्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे इसके और कुछ पॉइंट्स के बारे में, जल के कुछ और पॉइंट्स क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, उन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लें, जैसे कि अगर जो कठोरता होते हैं, ठीक है, अगर हम कठोरता की इकाई की बात करें तो इकाई इसका होता है ppm, ठीक है। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम और बात कर लें कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक, क्योंकि शुद्ध जल में विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता। अगर यहीं पे हम अशुद्ध जल की बात करें, अशुद्ध जल, ठीक है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। यानी शुद्ध जल जो विद्युत का कुचालक है उसका अगर हम pH वैल्यू की बात करें तो 7 होगा, ठीक है। अगर हम अशुद्ध जल की बात करें, अशुद्ध जल जिसमें कि क्या है, कठोरता वाले जो लवण क्या है मिले हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसका pH वैल्यू की बात करें तो क्या होगा 6.98 या 6.9 कुछ इस तरह से इनका क्या होगा pH वैल्यू होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि जल की कठोरता की इकाई क्या होता है, तो ppm होता है, पार्ट पर मिलियन होता है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जल से रिलेटेड सारे चीज़ों को पूछते हैं, जल से रिलेटेड और हम हाइड्रोजन से भी रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे पढ़ लिए। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।